बरसात में गरीब माँ बेटियों के जादुई दाल चावल। आलोक अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 बेटियां पायल, रिया और अनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता है। आलोक की बड़ी बेटी पायल जो 20 साल की थी और रिया पायल 18 और 15 साल के थे। आलोक उसी गांव में एक दर्पण नाम के अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन सवेरे, मीनाक्षी, आज मुझे खेत से आने में देर रात हो जाएगी। आज दर्पण मालिक के खेत से गेहूं की फसल निकलने वाली है, तो मुझे सारी फसल अच्छे से निकालना है। जी अगर ज्यादा काम हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं मीनाक्षी, तुम घर में बेटियों के पास रहो। इतना कहकर आलोक अपने घर से चला जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है। कल रात के दाल चावल हैं, रुको मैं अभी तुम तीनों को खाने को देती हूँ। अरे वाह, दाल चावल! माँ, आपके हाथ के दाल चावल के तो क्या ही कहने हैं, खाकर तो मजा ही आ जाता है। मीनाक्षी अपनी तीनों बेटियों को दाल चावल देती है। इधर आलोक दर्पण के खेत में गेहूं की फसल काटने लग जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी वहाँ दर्पण और उसकी पत्नी कविता खेत में आते हैं। अरे वाह आलोक, तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी फसल काट दी। हाँ मालिक, बस थोड़ी ही फसल बाकी है। आलोक फसल काटने में लग जाता है। जी, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी है। हाँ कविता, अपनी इस फसल के अच्छे होने में इस बेचारे गरीब आलोक का बहुत योगदान है। इसने बहुत ही मेहनत से हमारी फसल की देख रेख की है। बड़ा ही मेहनती और ईमानदार है ये आलोक। जी, हम जो अपने घर में रखे 300 किलो दाल चावल गरीबों में बांटने वाले हैं, हम वो दाल चावल इस आलोक को दे देते हैं, है ना? सुना है इसके घर में इसकी 3 बेटियां और इसकी गरीब पत्नी है। अरे हाँ कविता, ये बेचारा आलोक तो कितना गरीब है। हम वो सारे दाल चावल इस बार इसे ही दे देते हैं। तभी दर्पण आलोक से कहता है, सुनो आलोक, काम खत्म होते ही मेरे घर चले आना। दर्पण कविता वहां से चले जाते हैं। रात का समय, आलोक दर्पण के घर जाता है। तभी दर्पण आलोक को 300 किलो कच्चे दाल चावल दे देता है। वो लेकर दर्पण एक ठेले पर अपने घर चला आता है। अगले दिन सवेरे आलोक दर्पण का ठेला लेकर उसके घर जाने लगता है। तभी एक ट्रक पीछे से आकर आलोक को उड़ा देता है, जिसके बाद इस घटना में आलोक की वहीं मौत हो जाती है। आलोक की मौत की खबर सुनकर मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। माँ, पिताजी तो अब नहीं रहे, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा माँ? 3 दिन में बस हम दाल चावल ही खा रहे हैं। आलोक, अब क्यों हमें ऐसे गरीब अवस्था में छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? माँ, हम दाल चावल बनाकर गांव में बेचते हैं ना। दर्पण मालिक ने तो पिताजी को 300 किलो कच्चे दाल चावल दिए हैं। बिटिया, दाल चावल भी कोई बेचने की चीज है क्या? हाँ माँ, रिया सही कह रही है। आपको पता है, अपने गांव में चिकन बिरयानी, दाल चावल ये सब बहुत बिकता है। हो सकता है हमारा ये कारोबार भी चलने लगे। अगर हमारा दाल चावल का कारोबार इस गांव में चलने लगा तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। पर बिटिया, उसके लिए एक दुकान चाहिए और हमारे पास तो रहने के लिए भी ठीक से घर नहीं है। माँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। और हमें दुकान की क्या जरूरत, हम किराए से कोई ठेला ले लेते हैं ना और उसे गांव में एक जगह लगाकर उस पर दाल चावल बेचने का कारोबार करते हैं। आप तो कितनी स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हो। बेटियों के कहने पर मीनाक्षी इस बात के लिए मान जाती है। तभी वो सब मिलकर उसी गांव में एक व्यक्ति का ठेला किराए पर ले लेते हैं और 2 दिन में चूल्हा और बाकी सामान की व्यवस्था करके उसी गांव में एक जगह अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। बच्चों, तुम्हारे कहने पर मैंने इतना खर्चा करके कर्ज लेकर दुकान तो लगा ली, पर हमारे पास दाल चावल खाने आएगा कौन? माँ, धीरे धीरे आएंगे ग्राहक। शुरू में तो कोई भी कारोबार में परेशानी आती ही है। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां वहीं अपनी दुकान में ग्राहकों के आने की राह देख रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक दाल चावल खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी चारों बेटियां रोज अपनी दुकान में आते थे और दाल चावल बनाते थे, पर एक भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। एक दिन सवेरे, पायल बिटिया, अनीता बिटिया, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। इतने दिनों से हम रोज दाल चावल बना रहे हैं और रोज के रोज सारे दाल चावल हमें फेंकने पड़ रहे हैं। हमारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। माँ, हम एक बार और कोशिश करते हैं ना। अनीता, तुम्हारे इस कारोबार के चक्कर में हमारे भूखे रहने के दिन आ गए हैं। मैंने इतना सारा कर्ज लेकर ये दुकान खोला था, अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं? अब बहुत हो गया, मैं गांव में कोई काम देखकर आज से ही काम करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में वहां से अपने घर चली जाती है। ये देखकर उसकी तीनों बेटियां पायल, अनीता और रिया बहुत दुखी होते हैं। वैसे माँ की बात सही है, हम कब तक यहाँ बैठकर ग्राहकों के आने की राह देखते रहेंगे?
हमारे पास तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी तीनों के पास आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछले 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, हम आपको अभी अपनी दुकान के गर्मा गर्म दाल चावल खाने को देते हैं। पायल और अनीता फटाफट अपनी दुकान में गर्मा गर्म दाल चावल बनाते हैं और वो बुजुर्ग आदमी को देते हैं। वो बुजुर्ग आदमी इतने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। कितने स्वादिष्ट दाल चावल बनाए तुमने, खाकर तो दिल खुश हो गया। पर ये क्या बच्चों, तुम्हारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। तभी पायल बुजुर्ग आदमी को सारी बात विस्तार से बताती है। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी पायल के हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल देते हैं। बिटिया, ये कारोबार तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा। इस कारोबार को करने तुम पड़ोस वाले गांव में जाओ। और इस बोतल में कोई मामूली पानी नहीं है बेटा, ये एक चमत्कारी पानी है बिटिया। इस पानी को ले जाकर अपने घर में रखे अनाज और कच्चे दाल चावल पर छिड़क दो। ऐसा करते ही तुम्हारे दाल चावल जादुई दाल चावल हो जाएंगे और उसके बाद जीवन में तुम्हें कभी अनाज की कमी नहीं होगी बेटा। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाते हैं। पायल दीदी, हमें बाबा की कही बातों पर अमल करना चाहिए। हो सकता है इनके बताए इस रास्ते से हमारा कारोबार चलने लगे। उसके बाद तीनों बहनें अपने घर आते हैं और अपने घर में रखे कच्चे दाल चावल के ऊपर वो बुजुर्ग आदमी का दिया पानी छिड़क देते हैं और उसमें से थोड़े कच्चे दाल चावल लेकर अपना ठेला लेकर पड़ोस वाले गांव में आते हैं और वहां दाल चावल बनाते हैं। तभी दाल चावल के बनते ही उस दाल चावल के अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि वो खुशबू सूंघकर ही लोग अपने आप रिया, अनीता और पायल के पास चले आते हैं। अरे वाह, आपके इस दाल चावल से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या प्लेट दाल चावल है? केवल 30 रुपए प्लेट है दाल चावल। अच्छा ये लो 30 रुपए, और मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। अरे मुझे भी 1 प्लेट दाल चावल दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। तभी पायल, अनीता और रिया तीनों मिलकर वहां आए काफी सारे लोगों को अपने हाथ के दाल चावल देते हैं। इतने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर सब लोग अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। अरे वाह वाह, ये दाल चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट है, और मुझे 1 प्लेट और 2 दाल चावल। बड़ा मजा ही आ रहा है इसे खाने में तो। वाह। इसी तरह सारे लोग 2 से 3 प्लेटें दाल चावल खाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में तीनों के सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। उनके पास काफी पैसा भी आ जाता है। देखो अनीता, रिया, कुछ ही घंटों में हमारी कितनी कमाई हो गई और हमारे सारे दाल चावल भी बिक गए। चलो हम घर जाकर माँ को ये बात बताते हैं और फिर से यहाँ आकर दाल चावल बेचते हैं। हाँ पायल दीदी, वो बाबा ने सही कहा था। उनका दिया वो पानी तो सच में चमत्कारी पानी है। उस पानी से हमारे दाल चावल सच में जादुई दाल चावल बन गए। उसके बाद तीनों घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मीनाक्षी भी अपनी बेटों के साथ पास वाले गांव में आकर दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियों का दाल चावल का कारोबार इतना चलने लगता है कि चारों मिलकर 4 ठेले ले लेते हैं और अपने अपने ठेले पर अपने हाथों से दाल चावल बनाकर बेचने लगते हैं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी के पास इतना पैसा आ चुका था कि मीनाक्षी उन पैसों से पड़ोस वाले गांव में एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और उसमें अपनी बेटियों के साथ दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के पकवान बनाकर बेचने लगी। एक दिन रात में मीनाक्षी दर्पण के दिए उस कच्चे दाल चावल को देखती है तो वो दाल चावल जितने दर्पण ने दिए थे वो अभी उतने ही थे। उनमें से जरा भी दाल चावल कम नहीं हुए थे। अरे ये क्या चमत्कार है, हम तो 4 महीने से इन दाल चावल में से दाल चावल ले रहे हैं, पर ये दाल चावल तो अभी उतने ही हैं जितने पहले थे। इनमें से तो दाल चावल खत्म ही नहीं हो रहे। माँ, हमने बाबा का दिया वो चमत्कारी पानी इन दाल चावल में छिड़का था, जिसके बाद बाबा ने कहा था कि तुम्हें जीवन में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है ये बाबा के उस जादुई पानी के कारण ही हो रहा है। पता नहीं वो बाबा कौन थे। वो फरिश्ते की तरह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को आबाद करके चले गए।
उसके बाद मीनाक्षी रोज उन दाल चावल से दाल चावल लेने लगी, पर वो दाल चावल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके बाद मीनाक्षी का कारोबार इतना चलने लगा कि मीनाक्षी की सारी गरीबी दूर हो गई और वो उस गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। काजल बहू, ओ काजल बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? काजल बहू, मैंने रोहित के लिए उसकी मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है, जा जाकर उसे देकर आ। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं ना, वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अगर उन्हें ये हलवा मैं अपने हाथों से दूंगी तो वो ये नहीं खाएंगे। बहू, मैं जानती हूँ तेरा और रोहित का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम दोनों का रिश्ता जरूर ठीक होगा। तू ये हलवा जाकर उसे दे, मैं उसे जानती हूँ। जब अपना मनपसंद हलवा देखेगा तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है माँ जी, मैं रोहित जी को ये हलवा देने जाती हूँ। रोहित जी, ये लीजिए, माँ जी ने आपका मनपसंद गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया है, इसे खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हारी ये काली और मनहूस शक्ल मुझे ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने नहीं दिया। तुमसे 1000 बार बोला है कि सुबह सुबह मुझे अपनी ये मनहूस काली शक्ल मत दिखाया करो, न जाने मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। मैं तो माँ जी के कहने पर आपके लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे पता था आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे। मेरा कसूर क्या है जो आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो? मुझे मेरे काले रंग की वजह से ताने देते हो। क्या काला होना कोई पाप है? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? एक तो इतनी गरीब, ऊपर से न शक्ल अच्छी न सूरत, रंग भी जले हुए काले कोयले जैसा है। न जाने मेरे माँ ने तुझ में ऐसा है क्या देखकर मेरी शादी तुझसे कराती। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी तलाक देकर इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूं, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुझे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे काजल नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन रोहित के दिल में जरा भी काजल के लिए तरस नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। काजल के रोने की आवाज सुनकर काजल की सास काजल के पास आती है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? ये हलवा नीचे कैसे गिर गया? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इनके कमरे में मत भेजिए। आपने क्यों मुझे अपने घर की बहू बनाया? क्यों आपने इनकी जिंदगी बर्बाद की? ये मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। सिर्फ आपकी वजह से ये मुझे तलाक नहीं दे रहे। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ी हूँ। बेटा, मैंने तेरे गुण और संस्कार देखकर तेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। अगर मुझे पता होता मेरा बेटा तेरे साथ ये सब करेगा तो मैं कभी भी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। वो तो कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ। इतना कहकर काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। काजल एक गरीब घर से होती है और दिखने में भी काली होती है, जिससे रोहित काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ अपनी माँ के कहने पर रोहित ने काजल से शादी करने के लिए हाँ बोला था। रोहित हमेशा काजल को उसके काले रंग के लिए ताने दिया करता था और उसे मारा करता था, लेकिन काजल हमेशा इसे अपनी किस्मत समझकर चुप हो जाती थी। रोहित जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक पायल नाम की लड़की थी जो कि वहां काम करती थी। पायल दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से रोहित पायल को पसंद करता है और उसे प्रपोज करने के लिए जाता है। पायल, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को पूरा करूंगा। सच में रोहित, तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? हाँ पायल, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं या? बस रुक जाओ, अब तुम्हें आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कह नहीं पाई। रियली पायल, आई लव यू सो मच। जिसके बाद कुछ ही दिनों में रोहित पायल से शादी कर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पायल और रोहित की शादी के जोड़े में देखकर कमला और काजल समझ जाती हैं कि दोनों ने शादी कर ली है। नालायक, बेशरम, तूने दूसरी शादी कर ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो, और इसे भी ले जा अपने साथ जिसे तू शादी करके लाया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रोहित जी आपके इकलौते बेटे हैं और आपके सहारे अगर आप उन्हें घर से निकाल देंगी तो आपका सहारा कौन बनेगा? ये तो मेरी किस्मत में था कि मुझ जैसी गरीब काली अभागन को कोई अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता है। रोहित, तुम शादीशुदा हो और तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। माँ जी ने इनकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवा दी थी। अब आप ही देखिए, इतने हैंडसम पति की पत्नी आप जैसी होनी चाहिए ना, कि मुझ जैसी काली जिसकी ना शक्ल है ना सूरत। इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। ये तो आज तक मेरे
साथ एक कमरे में भी नहीं रहे। आप बहुत नसीब वाली हो जो आपको इनके जैसे पति मिले हैं। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। पायल को काजल के साथ जो भी हुआ उसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि अब रोहित उसका पति है और अपने पति को नहीं छोड़ सकती। पायल ने फैशन शो में पार्टिसिपेट लिया होता है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या पहने। इसलिए पायल अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे पायल, ये तुमने इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? और तुम काफी परेशान भी दिख रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। फैशन शो शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए और मुझे कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कोई ड्रेस ला सकूं। एक काम करो, तुम अपनी ये ड्रेस पहनो। लेकिन ये तो पूरी ऑफ शोल्डर है, बैकलेस भी है। मैं इतने भी ज्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ। तुम एक बार ड्रेस पहनो तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। काजल के कहने पर पायल वो ड्रेस पहन लेती है, जिसके बाद काजल अपने रूम से एक मेहंदी का कोन लेकर आती है और पायल की शोल्डर और बैक पर बहुत प्यारा सा मेहंदी का डिजाइन बनाती है। वाह काजल, तुमने तो इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगाई? तुम्हारा ड्रेस और मेहंदी का ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी मेहंदी कभी नहीं देखी। जिसके बाद पायल अपने फैशन शो में जाती है। पायल की मेहंदी वाली ड्रेस देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबको मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद पायल वो फैशन शो जीत जाती है और एक बड़ी सी ट्रॉफी लेकर काजल के पास आती है। देखो काजल, मैं फैशन शो जीत गई। सबको ड्रेस और मेहंदी का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद आया। आज मैं तुम्हारी वजह से ये कॉम्पिटिशन जीत पाई हूँ। थैंक यू सो मच। काजल, सबको तुम्हारा ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो सब भी चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन करो। क्या सच में पायल? हाँ सच में काजल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब देखना कैसे तुम्हारी किस्मत जल्द से जल्द बदलती है और तुम इस इंडस्ट्री में कितनी फेमस हो जाओगी। पायल की बात सच निकलती है। काजल का मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद आता है और कुछ ही महीनों में काजल पूरी फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, जिस वजह से काजल के पास अब खुद का बंगला, गाड़ी और बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर रोहित को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो काजल से माफी मांगता है। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग की वजह से ताने दिए और न जाने तुमसे क्या क्या कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतना सब कुछ कर सकती हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। अपने पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर काजल रोहित को माफ कर देती है। जिसके बाद अब काजल, पायल और रोहित खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।